गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबके जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसका थर्ड पार्ट लेकर आज आई हूँ। अपनी क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले आप सब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके ऑफलाइन में जो सीटेट की क्लासेस अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, सुपर टेट की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आपकी यूपी टेट की भी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी इससे पहले मेरा आरओ का मेंस एग्जाम था और अभी मेरा पीसीएस का प्री लगा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। लेकिन मैं बहुत जल्द आप सबके सुपर टेट की क्लासेस तो ले ही रही हूँ, बहुत जल्द आपके सीटेट की क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दूँगी और थोड़ा ही टाइम मिलते मैं आप सबकी यूपी टेट की भी सीटीपी की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। तब तक के लिए आप सीटीपी के लिए क्या कर सकते हैं, सीटीपी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस का भी काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, जो सिलेबस रह गया बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगी। आप सबको पता है कि प्री के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो इस टाइम पे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये 1000 जीके की क्लास है, इसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। और कौन से क्वेश्चन है जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए, उससे मैंने शॉर्ट पॉइंट निकाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपने समझ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसका डिटेल वीडियो हम चैनल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना में इसकी हेल्प की थी इनके गुरु चाणक्य ने। चाणक्य को कुछ और नामों से जानते हैं, कौन कौन से नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सिकंदर महान के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन थे, तो सिकंदर महान के। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही इनके पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को हम जानते हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त, दो नामों से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो जैन परिषद हुई थी, पहली जैन परिषद हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का अनुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिया था। संलेखना जैन धर्म में एक पद्धति होती है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले रोक भी लगा दी थी। इस पद्धति में क्या होता है, एक टाइम आने के बाद जब उन्हें लगने लगता है कि मेरी डेथ होने वाली है, तो क्या कर देते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने इसे क्या हुआ, आत्महत्या की श्रेणी में माना था। इसलिए हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन इसके पश्चात क्या होता है, जो जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अच्छा, संतारा पद्धति के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस में लिखना पड़े कि संतारा पद्धति कैसी थी, संतारा पद्धति क्या है, उसमें रोक लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। अब ये कुछ प्रमुख शासक हैं, उससे रिलेटेड शिलालेख अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। रुद्रताम्र प्रथम ये शक वंश का शासक है, इससे संबंधित शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक है, एहिल स्टोन, इससे संबंधित शिलालेख है। गौतमी बालश्री सातवाहन वंश के शासक है, नासिक गुफा इससे संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है, मेहरौली का लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। खारवेल कलिंग वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। कलिंग विजय ने किसने किया था, अशोक ने किया था। और कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो जो इनका 13वां शिलालेख था, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय को उल्लेख मिलता है। इसके कलिंग विजय के उपरांत ही अशोक ने क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, अहिंसा की नीति में आ गया था। इसके पश्चात क्या होता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए अपनी पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका भेजता, महेंद्र व संघमित्रा को। अशोक मौर्य वंश का शासक, बहुत ही प्रतापी शासक रहा। रुमनदेव और भाब्रू अभिलेख अशोक से संबंधित हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना कि कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद इसके सारे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर दिए जाएंगे, तो अपने आंसर को मैच भी कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने आंसर जरूर दीजिएगा।
वेदों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यों का तात्पर्य क्या होता है? आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। अब आर्यों के निवास स्थान के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मान मत है मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और आर्यों ने भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। इन्होंने आर्यों ने द्रविड़ों को पराजित कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया? वैदिक काल। वैदिक काल भी आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि जैसे आपके बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कर्मकांड को महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कर्मकांड की महत्ता बढ़ गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में आर्यों के धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का वर्णन है। ये तीनों वेदों को हम क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि आप सबको बहुत जल्दी कंटेंट देना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से जाकर आप स्पीड को कम कर सकते हैं। ये समझिए जितने टाइम की आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको इतना कंटेंट देना है, इतना आप कंटेंट 1 घंटे की क्लास में लेंगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आप बुक से सर्च करने बैठेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे में इतने इंपॉर्टेंट पीडीएफ बन पाएंगे। तो बस जल्दी से नोट करते जाइए और सिर्फ नोट नहीं करना, जितना आज के आज पढ़ा है इसको रट डालना है। 2 से 3 बार वीडियो को सुनिए, नोट्स बना के उससे रिवाइज करिए, कुछ भी करिए, बस आपको लर्न करना है। आपको अपना सपना देखना चाहिए, सिर्फ अपने सपने पे फोकस करना है, कैसे अपने एग्जाम को क्लियर करना है। तो जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद त्रय में शामिल थे। तो ऐसा कौन सा वेद था जो वेद त्रय में शामिल नहीं था? तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं था और अथर्ववेद ही आपका एक नवीनतम वेद है। और अथर्ववेद में जादू टोना, यज्ञ, कर्मकांड आदि सब का उल्लेख भी अथर्ववेद में है। वैदिक साहित्य आर्य और वैदिक काल का एक ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋग्वेद, इसमें कुछ क्या थे? महत्वपूर्ण मंत्र वगैरह थे। जैसे इसमें क्या थे? 1028 सूक्त थे। और ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे ऋग्वेद के। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख है और अथर्वयों को यजुर्वेद का विशेषज्ञ है। यजुर्वेद का ज्ञाता किसको बोलते थे? अथर्वयों को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सामवेद को संगीत का जनक भी बोलते थे क्योंकि इसमें गीतों का संग्रह है। अथर्ववेद रोगों का इलाज, आयुर्वेद के बारे में, जादू टोना, इन सब चीज़ों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद नवीनतम वेद है। अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं शामिल है। क्लियर? वेदों की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और वेदों को कौन कौन से अपौरुषेय नामों को जानते हैं? वेदों को हम बोलते हैं अपौरुषेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेदों को कहते हैं कि किसी ने बनाया नहीं है, ब्रह्मा ने अपनी वाणी से उच्चारित किया था, जिसको बाद में संकलन किया था वेद व्यास ने। लेकिन वेदों का निर्माण किसी ने नहीं किया। श्रुति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेद सुनने के द्वारा बनाए गए, इसलिए वेदों की क्या बोलते हैं? श्रुति भी बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इस बात की जानकारी कैसे मिलती? वहाँ से में प्रत्येक घर से, लगभग हर घर से माता देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही हड़प्पा में क्या होता था? सड़कें एक दूसरे को समतोल पर काटती थी और यहाँ पे जो जल निकासी व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थल होंगे, जैसे आपका राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है। कौन से स्थल से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, ये सारी चीज़ों का एक वीडियो पहले बन चुका है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। गुजरात के लोथल कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद जिले में स्थित है। अच्छा ये बताइए, अहमदाबाद को किस उपनाम से जानते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अच्छा, मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध किस लिए है? तो मैनचेस्टर शहर जो कपास, कॉटन है, कॉटन के लिए बहुत ही फेमस, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अब दो क्वेश्चन के आंसर और दीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कानपुर और कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। मैनचेस्टर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉटन के लिए। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज की थी SR राव ने। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर हो गया? इसके साथ ही कुछ और पॉइंट याद कर लीजिए। लोथल से जो हमें बाढ़ प्राप्त हुए थे 16 के गुणक में प्राप्त हुए थे। और जो बाढ़ बने थे किस पत्थर से बने थे? चर्ड पत्थर से। यहाँ पे जो कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई किस पद्धति से बनाई जाती थी? भ्रष्ट मोम पद्धति से। भ्रष्ट मोम पद्धति की होती एक पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, उसको ढालकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। क्लियर हो क्या? और कुछ यहाँ पे मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड का तात्पर्य क्या होता है? मिट्टी के बर्तन जिसमें क्या होता था, चित्रित किया जाता था, कलाकारी कलाकृति बनाई जाती, उससे क्या बोलते थे? मृद भांड। अब जैसे क्या कई कई जगह पे क्या हुआ है, धूसर मृद भांड। तो मतलब धूसर का तात्पर्य होता है गेरुआ। गेरुआ रंग का जो मृद भांड है उसे धूसर मृद भांड बोलते थे। काले मृद भांड मतलब काले रंग का मृद भांड। लाल मृद भांड मतलब लाल रंग का। तो मृद भांड आप समझ गए, मिट्टी के बर्तन। इसमें क्या होता था? कलाकृति की जाती थी। अब जैसे इस टाइम पे आप देखेंगे रोड साइड में बहुत सारे घड़े होते हैं, उसमें कितनी ज़्यादा कलाकृति करके बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? मृद भांड का ही एक टाइप है। जब भी आपको कहीं मिले इस तरह के मिट्टी के बर्तन जरूर खरीदिएगा। इससे क्या होता है, जो कुम्हार जो इतनी मेहनत करके उनको कुछ मदद मिल पाती है। हमेशा कुछ चीज़ें आप लोकल मार्केट से ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आप सबके लिए ही कर रहे हैं। इससे हमारा इंडिया का लोकल मार्केट ग्रो होगा। वोकल फॉर लोकल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। बनौली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अक्सर मैच करने की इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो हमारा है महाजनपद काल से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ था? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। वत्स की राजधानी कौन सी? वत्स की राजधानी क्या है? इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। राजगृह मगध की राजधानी थी। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? जो पीसीएस की प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ उसमें क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। वत्स यमुना नदी के तट पर स्थित था। वत्स उस टाइम के एक महाजनपद में जनपद था जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। उदयन इसका बहुत ही लोकप्रिय शासक हुआ था। इसने क्या किया था? अवंती अंग मगध के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ किए थे। इसके पश्चात क्या होता है? अवंती साम्राज्य में मिल जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही 16 महाजनपद और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही आपकी हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर करा रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। आपकी एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही, उसको भी देखिएगा। और बहुत जल्द आप सबकी साइंस के साथ साथ हिस्ट्री एनसीईआरटी भी स्टार्ट हो जाएगी। सुपर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत जल्द बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।